हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉप 15 क्वेश्चन। टॉपिक होगा हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा द द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारे पास ये मटेरियल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेशो क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशो। ठीक है। तो इसमें हम मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में भी जानेंगे। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी आल्सो कॉल्ड यंग मॉडुलस, द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन में जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो होता है उसे आप इलास्टिसिटी बोलते हैं। और हमारे पास पास्कल पास्कल इसका यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट है, इट डिफाइन द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल की स्टिफनेस को बताता है। और हाइयर यंग मॉडुलस मीन होता है मटेरियल इज स्टिफर। जितना ज़्यादा उसका यंग मॉडुलस होगा उतना ज़्यादा ही मटेरियल हमारा स्टिफर होगा। फिर आता है हमारे पास बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेस लेते हो और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेते हो। ठीक है। और इसका यूनिट भी पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका जो सिग्निफिकेंस होता है, हम इसे इनकम्प्रेसिबल ऑफ ए मटेरियल, और जिसका हायर के होगा मीन मटेरियल रजिस्ट वॉल्यूम चेंजेस अंडर प्रेशर। ठीक है। उसका मतलब जो मटेरियल रजिस्ट करेगा वो वॉल्यूम चेंज को रजिस्ट करेगा प्रेशर के अंदर। ठीक है। फिर आता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या बोलते हैं? शेयर मॉडुलस। इसको हम शेयर मॉडुलस बोलते हैं। तो शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। ठीक है। इसका भी यूनिट पास्कल होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सिग्निफिकेंट हम जान लेंगे, जिसका हायर जी होगा मीन इज द बेटर शेयर रेजिस्टेंस। जिसका हायर जी होगा वो शेयर को ज़्यादा अच्छी तरीके से रजिस्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन, इफ इफ द इफ द इफ ए बार सब्जेक्ट टू ए सडन अप्लाइड लोड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड विल बी। यदि आप किसी बार पे सडन लोड लगाते हो, है ना, तो स्ट्रेस कैसी इंड्यूस होगी उसके अंदर? किससे कंपेयर कर रहा है? ग्रेजुअल लोड से कंपेयर कर रहा है। तो ग्रेजुअल लोड है हमारे पास, और एक आपके पास है सडन अप्लाइड लोड। आपके पास दो लोड है, तो दो लोड का कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास सडनली अप्लाइड लोड है उसका ट्वाइस होता है ना, ट्वाइस दैट ड्यू टू ग्रेजुअल अप्लाइड लोड। ठीक है। तो व्हेन ए लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप होगी। ठीक है। एंड वर्क डन होगा बाय द लोड इज स्टोर एज ए स्ट्रेन एनर्जी इन द मटेरियल। ठीक है। हाउएवर द व्हेन द सडन लोड हम अप्लाइड करेंगे द मटेरियल डज नॉट गेट टाइम टू ग्रेजुअल डिफॉर्म, result in instantaneous impact the energy imparted in the case twice that of the gradual applied load. This result stress that at twice and stress induced by the same load gradually। यदि आप दोनों में सेम लोड अप्लाइड करोगे तो जो आपका सडन वाला लोड है वहाँ पर आपको ट्वाइस स्ट्रेस देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू ग्रेजुअल अप्लाइड लोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रेस और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील एज ए वेल डिफाइंड। किससे वेल डिफाइन करते हैं? ये तो यंग यील्ड पॉइंट से। तो हम किसके डिफाइन करते हैं? यील्ड पॉइंट से आपको डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील इज कैरेक्टरिस्टिक बाय ए वेल डिफाइंड यील्डिंग पॉइंट द डिस्टेंट फीचर डक्टाइल मटेरियल लाइक माइल्ड स्टील। ठीक है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे दो यील्ड पॉइंट होता है। यील्ड पॉइंट इज द वेयर द मटेरियल बिगेन डिफॉर्म प्लास्टिकली। मतलब यील्ड पॉइंट के बाद जहाँ से हम और ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं मटेरियल को, तो वहाँ पे आपका प्लास्टिकली स्टार्ट होता है। तो इट इज़ ओरिजिनल शेप व्हेन द लोड इज द रिमूव। हाँ, नॉट रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द लोड इज रिमूव। तो यील्ड पॉइंट वही पॉइंट होता है, अगर आप किसी मटेरियल से लोड हटाओगे तो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट रेफर टू द रीजन वेयर द स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ वहाँ पर वैलिड होता है। इलास्टिक लिमिट द मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल कैन बी विद स्टैंड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन के का विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन के बाद भी आपका जो इलास्टिक लिमिट होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस अचीव करता है। यील्ड पॉइंट वेयर द मटेरियल इज ट्रांजिशन फ्रॉम द इलास्टिक टू प्लास्टिक बिहेवियर एंड इट क्लियरली डिफाइन फॉर द माइल्ड स्टील के लिए डिफाइन किया गया है। रप्चर पॉइंट इट इज़ द वेयर द मटेरियल अल्टीमेट ब्रेक
एंड बट इट नॉट एज ए वेल डिफाइंड स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व एज द यील्ड पॉइंट। हाँ, इफ द पॉइजन रेशो एक न्यूमेरिकल है 0.25 रिलेशन विज द ई एंड बल्क मॉडुलस के। तो हमारा ई और के में जो हम आपके पास रिलेशन होता है वो आपने पढ़ा भी होगा। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन होता है ई बराबर 3k इंटू 1 - के 2 म्यू, है ना, ये हमारा रिलेशन होता है। तो ई बराबर 3 और के में रिलेशन निकालना है तो के को रखा 1 - 2 म्यू, म्यू मतलब पॉइजन रेशो होता है, तो 2 × 0.25। तो ई आपका आएगा 3k इंटू 1 - के, ये आपके पास आएगा 0.5, यानी कि ये भी आपके पास 0.5, यानी कि ई बराबर आ जाएगा 1.5। तो के ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही आंसर है इसका सी, ठीक है। इसमें और भी रिलेशन होते हैं, मैं और भी रिलेशन आपको बता सकता हूँ। एक हमारे पास जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं ई, हमारे पास जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं वो आपके पास ई, म्यू, के और जी। तो हमने जो रिलेशन पढ़ते हैं वो ई बराबर 2g इंटू 1 - के 1 + के म्यू, और एक हम पढ़ते हैं ई बराबर 3k इंटू 1 - के 2 म्यू। ये हम रिलेशन पढ़ते हैं इनके बीच में। और हमारे पास एक और भी होता है ना इससे रिलेटेड, ई बराबर ये होता है 9kg इंटू 3k + kg। ये भी एक रिलेशन होता है ना। हमारे पास 3 रिलेशन होते हैं, इन्हें भी आप देखोगे, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, बिफोर फ्रैक्चर तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, सिंपल उसे हम क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं। हाँ, तो टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिफॉर्म प्लास्टिकली बिफोर फ्रैक्चरिंग। इट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल फेलियर एंड मेजरमेंट एज द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। हार्डनेस आपका होता है रेजिस्टेंस टू इंडिकेशन और स्क्रैचिंग, इंडिकेशन और जो आपका स्क्रैच होता है उसको जो रजिस्ट करता है उसे हार्डनेस बोलते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, एबिलिटी अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग। रेजिलेंस क्या होता है आपके पास, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद द इलास्टिक लिमिट रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो एबिलिटी होता है ये भी एब्जॉर्ब एनर्जी का होता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट इलास्टिक मॉडुलस। तो एल्यूमिनियम, स्टील, रबड़ और कॉपर, इसमें तो स्टील का ही शायद सबसे हाई होता है ना। हाँ, यहाँ पे देख लेना आप, स्टील का 200 जीपी हाईएस्ट होता है, कॉपर का 110 से 130 होता है, एल्यूमिनियम का 69 होता है, और रबड़ का 0.01 से 0.1 जीपी है, वेरी लो होता है ना। क्रिप डिफॉर्मेशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्रिप डिफॉर्मेशन किस पे ज़्यादा वो देता है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट किसके पास है ना। तो इसमें हम देखेंगे, तो क्रिप डिफॉर्मेशन इज द टाइम डिपेंडेंट एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है ऑफ द मटेरियल अंडर ए कॉन्स्टेंट लोड और स्ट्रेस। इट बिकम मोस्ट सिग्निफिकेंट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ये ध्यान रखना हाई टेम्परेचर होता है, स्पेशली फॉर द मटेरियल लाइक द मटेरियल पॉलीमर एंड कैरेमिक। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, क्रिप इज नेग्लिजिबल एट लो टेम्परेचर, एंड हाई टेम्परेचर पे तो आपको सिग्निफिकेंट दिखाई क्रिप। और साइक्लिक लोड लीड टू फटिक फेलियर, नॉट क्रिप, क्रिप का कोई रिलेशन नहीं इसके पास होता, इसके पास फटिक का होता है। और सडन लोड में इम्पैक्ट, सडन में क्या आता है, सडन में हमारा इम्पैक्ट आता है, ठीक है, नॉट क्रिप। तो आपका किसके साथ जाएगा, हाई टेम्परेचर के साथ जाएगा, है ना। द हार्डनेस ऑफ ए मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल किसके द्वारा करते हैं हम हार्डनेस, तो ब्रिनल हार्ड टेस्ट हमारा शायद होता है ना, ब्रिनल हार्ड टेस्ट। तो हम इसके पढ़ लेते हैं। द हार्डनेस ऑफ ए मटेरियल रेफर टू रजिस्ट टू इंडिकेशन स्क्रैचिंग। द ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट is a widely used method for measuring the hardness of material and alloy। इसमें 4 पे टेस्ट होता है, मेजर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड टफनेस। आइजो टेस्ट होता है, इसमें भी हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और टफनेस मेजर करते हैं। बिंडल में आपका हार्डनेस मेजर करते हैं। और क्रिप में मेजरिंग टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन क्रिप, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है ना। द फिनोमिना ऑफ द डिले फ्रैक्चर इन द मेटल अंडर स्ट्रेस इज नोन एज डिले फ्रैक्चर। तो डिले फ्रैक्चर किसके अंदर, फटिक का ऐसा कुछ नहीं है, क्रिप का टाइम डिपेंडेंट है, कोरोजन आप जानते होंगे। और तो इसका यही आंसर, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग क्या होता है, तो स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग एक फिनोमिना होता है, मटेरियल क्रैक
और फ्रैक्चर ओवर टाइम ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड एक कोरोसिव इन्वायरमेंट। उसके पास दो कंबाइंड इफेक्ट लेंगे तब जाके आपका स्टील कोरोजन क्रैकिंग का फिनोमिना। इट लीड टू डिलेड फ्रैक्चर ऑफ्टन विदाउट सिग्निफिकेंट, कोई सिग्निफिकेंट नहीं देगा जब आपका ये फ्रैक्चर होगा। तो फटीग क्या होता है? फेलियर ऑफ साइक्लिक लोड, साइक्लिक लोड का जो फेलियर होता है उसे हम फटीग बोलते हैं। क्रिप क्या होता है? स्लो टाइम डिपेंडेंट और अंडर कॉन्स्टेंट स्टेट, टाइपिकली इज हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर याद रखेंगे इसमें ना। कोरोजन जनरल मेटल डिग्रेडेशन ऑफ द ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विदाउट डायरेक्ट स्ट्रेस एंड इंड्यूस क्रैकिंग। स्ट्रेस कोरोजन हमने देख लिया ऊपर ना। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इनेबल टू इट्स रजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो रजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को कौन रजिस्ट करता है? तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपके प्लास्टिक जो रजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करेगी? तो हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए एबल टू रजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, हार्डनेस ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सच एज इंडिकेशन स्क्रैचिंग वेयर इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मटेरियल यूज कटिंग टूल एंड वेयरिंग रेजिस्टेंट सरफेस। तो रजिस्टिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये करेक्ट आंसर है इसका ना। टफनेस एबिलिटी टू ऑब्जर्व एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। और डक्टिलिटी क्या होता है? एबिलिटी एबिलिटी टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग। विदाउट ब्रेकिंग वाला कौन सा होता है? डक्टिलिटी होता है। और इलास्टिसिटी होता है एबिलिटी रिटर्न टू ओरिजिनल शेप ऑफ द डिफॉर्मेशन। ए मटेरियल दैट रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन, अभी हमने पीछे पढ़ा है तो इसे हम इलास्टिक बोलते हैं ना। तो प्लास्टिक ब्रिटल और टफनेस के बारे में हम आपको बताएंगे। प्लास्टिक अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर लोडिंग, और इलास्टिक क्या होता है? रिटर्न टू ओरिजिनल शेप एंड डिफॉर्मेशन, ये करेक्ट आंसर है आपका। और ब्रिटल जो होगा ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन एंड एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर बट मे नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। 12th क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज आल्सो नोन एज, ये हमने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शेयर मॉडुलस के, है ना, हमने यंग मॉडुलस के बारे में पढ़ा है, वहाँ पे बल्क पे पढ़ा है, ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस भी पढ़ा है, इसमें दिया हुआ भी है ना। हाँ, इसमें ये देख लेना, इसकी जो ये है इसमें नया है, तो ये होते हैं M1, ये M1 होता है, ठीक है। और ये L-1 और T-2, ये देख लेना इसके ना। विच ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी मोस्ट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर के द्वारा कौन सी अफेक्टेड थी? कौन सी प्रॉपर्टी है जो होती है? तो शायद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शायद ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आल्सो कॉल्ड यंग मॉडुलस, इट इज़ अ हाई अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस एज टेम्परेचर इंक्रीज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जनरली डिक्रीज। कैसे होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, मीनिंग मटेरियल बिकम मोर फ्लेक्सिबल। हाँ, और ये लेस स्टिफ, और कोई मटेरियल लेस स्टिफ होता रहेगा तो उसके अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होती रहेगी, ठीक है। हार्डनेस में चेंज विद टेम्परेचर बट नॉट एज ए सिग्निफिकेंट ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। डक्टिलिटी यूज इंक्रीज द विद टेम्परेचर बट इट नॉट मोस्ट अफेक्टेड द प्रॉपर्टी। डेंसिटी भी चेंज स्लाइटली होगी टेम्परेचर के साथ, लेकिन कोई इसका रिलेटिव स्टेबल कंपेयर ऑफ टू इलास्टिसिटी, है ना। चेंजेस होते हैं लेकिन इलास्टिसिटी से कम होते हैं ना। फिर ये एक क्वेश्चन है, इसमें हम मतलब ये 1 2 3 4 और इधर ABCD2, ये बताना है गिवन कोड बताना है कौन सा कोड सही बैठेगा। तो इन इलास्टिक मटेरियल, रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, डक्टिलिटी मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल के अंदर शायद नो प्लास्टिक जोन, हाँ ये पहला ही इससे मैच हो गया। और डक्टिलिटी मटेरियल क्या होगा? लार्ज प्लास्टिक, हाँ ये लार्ज प्लास्टिक जोन में डक्टिल मटेरियल आएगा। स्टेन इज नॉट रिकवर आफ्टर अनलोडिंग, तो इसका मतलब कौन सा है? तो स्ट्रेन इज जीरो अप टू ए स्ट्रेस लेवल एंड देन स्ट्रेस रिमेन कांस्टेंट, तो रिजिड प्लास्टिक मटेरियल होता है ना। और ये आपका इनइलास्टिक मटेरियल होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ भी है ना, हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनइलास्टिक मटेरियल, ए मटेरियल दैट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन, परमानेंटली डिफॉर्म व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड। रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, ए मटेरियल दैट बिहेव इलास्टिकली up to a certain stress limit which it deform plastically without regaining its original shape। डक्टिलिटी मटेरियल जो आपके पास अंडर सिग्निफिकेंट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है बिफोर ब्रेकिंग, और एग्जांपल इंक्लूडिंग कर सकते हैं आप कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना। ब्रिटल मटेरियल, ए मटेरियल दैट फ्रैक्चर विद लिटिल
or no plastic deformation when subjected to stress, example including glass और ceramic, है ना। हाँ, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम 1 2 3 4 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फटीक, क्रीप और प्लास्टिसिटी इंडोरेंस लिमिट है। मैंने फटीक आपको ऊपर बताया, क्रीप भी ऊपर बता दिया, प्लास्टिसिटी भी। इंडोरेंस लिमिट शायद मैंने नहीं बताया, तो मैं आपको फटीक का दिखा देते हैं, इसमें होगा तो। मटेरियल कंटिन्यूस टू डिफॉर्म विद टाइम अंडर सस्टेनिंग लोड, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू मटेरियल, रिपीटेड रिवर्सल। रिवर्सल लोड का जो होता है ये फटीक का भी आता है, इसमें इंडोरेंस लिमिट भी आता है, अभी देखेंगे ना। तो इसमें जो क्रीप होगा, क्रीप आपका ये मटेरियल होगा कंटिन्यूस। मटेरियल हैज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल स्ट्रेस मैग्नीट्यूड बिलो दिस लेवल। मटेरियल कंटिन्यू टू डिफॉर्म, मटेरियल कंटिन्यू टू डिफॉर्म विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज स्ट्रेस। तो आपके पास जो क्रीप हो गया, प्लास्टिसिटी क्या होता है, डिक्रीज रेजिस्टेंस मटेरियल, रिपीटेड रिवर्सल नहीं। ये मटेरियल हैज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल, मटेरियल कंटिन्यू डिफॉर्म विदाउट एनी फ्रैक्चर, ये होगा प्लास्टिसिटी, ये हमने आपको ऊपर बताया। और फटीक जो आपका डिक्रीज रेजिस्टेंस, और मटेरियल हैज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल, नॉट फेल हो रहा है अंडर रिवर्सल स्ट्रेस मैग्नीट्यूड बिलो दिस लेवल, तो ये आपका इंडोरेंस लिमिट पे जाएगा और आपका फटीक जाएगा। तो डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो फटीक क्या होता है, द वीकनेस, द वीकिंग ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू रिपीटेड साइक्लिक लोड विच कैन लोड फेलियर इवन द स्ट्रेस लेवल बिलो द मटेरियल एंड अल्टीमेट स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लेवल वाली बात की है वो शायद इसमें है ना। तो ये जो हमारे पास जो फटीक है, फटीक आपका पास तो ए का जो होगा वो ए का बैठेगा 3, है ना, और ये बैठेगा इसका, यार ये गलत हो गया, थोड़ा देख लेते हैं ना। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया भाई। ठीक है, तो आपके पास जो फटीक है, फटीक का आपका जो आपके पास फटीक है, फटीक जाएगा ये, और इंडोरेंस लिमिट जाएगी ये, और प्लास्टिक लिमिट था आपका ये, और जो क्रीप था ये था आपका ये, ठीक है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। क्रीप द स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन अंडर द कांस्टेंट लोड, और प्लास्टिसिटी होगा एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अंडरगो द परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग वैन, टू एंडोरेंस लिमिट होगा। अब द मैक्सिमम स्ट्रेस इन ए मटेरियल कैन विदस्टैंड ए इन्फिनिटिव नंबर ऑफ लोडिंग स्केल एंड विदाउट फेलिंग ड्यू टू फटीग, ठीक है। तो ये आपके हमारे आज के 15 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।